नमस्कार दोस्तों, इग्नू स्मार्ट एग्ज़ाम प्रेप में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीपीएससी 105 तुलनात्मक राजनीति के सत्रीय कार्य 2025-26 की अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का वीडियो भाग 2 है, जिसमें हम मध्यम उत्तरीय प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह भाग उन छात्रों के लिए बहुत विशेष है जो जुलाई 2025 और जनवरी 2026 सत्र में अपनी परीक्षा देने वाले हैं। आज हम जिन मुख्य विषयों को गहराई से समझेंगे वे आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। संस्थागत दृष्टिकोण, कानून का शासन और सबसे महत्वपूर्ण निर्भरता सिद्धांत। अक्सर छात्र इन टॉपिक्स को कठिन मानते हैं, लेकिन आज हम इन्हें इतने सरल तरीके से समझेंगे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने बड़े प्रश्नों को हल किया था, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं अपने असाइनमेंट के सवालों की ओर। देखते हैं कि इग्नू ने हमसे इस भाग में क्या पूछा है। अब स्क्रीन पर देखिए, यहाँ इग्नू के असाइनमेंट का आधिकारिक प्रश्न दिया गया है। सत्रीय कार्य 2 में हमसे कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 3, 4 और 5। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, इन मध्यम श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 250 शब्दों में देने होते हैं और हर प्रश्न 10 अंकों का है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वे बहुत कम लिख देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा। हमें बैलेंस बनाकर चलना है। प्रश्न 3 में हमसे संस्थागत दृष्टिकोण की विशेषताओं को बताना है। प्रश्न 4 में ब्रिटिश संविधान की जान यानी कानून के शासन के महत्व और उसकी सीमाओं पर चर्चा करनी है। प्रश्न 5 में हमें निर्भरता सिद्धांत को ब्राजील के उदाहरण के माध्यम से समझना है। ये तीनों ही सवाल परीक्षा की दृष्टि से सुपर इम्पोर्टेंट हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा इन उत्तरों को पॉइंट्स में कैसे लिखना है, ताकि चेक करने वाले टीचर पर आपका अच्छा प्रभाव पड़े और आपको पूरे नंबर मिले। चलिए अब पहले प्रश्न यानी संस्थागत दृष्टिकोण को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तुलनात्मक राजनीति में संस्थागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर स्लाइड देख रहे हैं, यह राजनीति विज्ञान का सबसे पुराना और पारंपरिक दृष्टिकोण है। सरल भाषा में कहें तो जब हम राजनीति को केवल सरकारी ढांचों की नज़र से देखते हैं तो उसे संस्थागत दृष्टिकोण कहते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। यह दृष्टिकोण अपना पूरा ध्यान शासन की औपचारिक संस्थाओं पर लगाता है, जैसा हमारा संविधान क्या कहता है। संसद यानी विधायिका कैसे काम करती है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कार्यपालिका की शक्तियां क्या है, कोर्ट न्यायपालिका का क्या रोल है। इसकी मूल धारणा यही है कि ये संस्थाएं ही वह असली फ्रेमवर्क या ढांचा है जो तय करता है जनता और सरकार कैसे व्यवहार करेगी। यानी अगर हमें किसी देश की राजनीति समझनी है तो हमें वहां के नियमों और ऑफिसों को समझना होगा। यह दृष्टिकोण व्यवहार की बजाय नियमों को प्रधानता देता है। आइए अब देखते हैं कि इनकी खास विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता जो है वह है औपचारिक और कानूनी अध्ययन। देखिए, यहाँ औपचारिक शब्द बहुत जरूरी है। यह दृष्टिकोण केवल उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता है जो कानून या संविधान में लिखित है। यह इस बात पर गौर नहीं करता कि पर्दे के पीछे राजनीति क्या चल रही है, बल्कि यह देखता है कागजों पर संस्थाओं की शक्तियां और सीमाएं क्या हैं। दूसरी विशेषता है वर्णनात्मक और तुलनात्मक प्रकृति। इसका मतलब यह है कि यह दृष्टिकोण विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं का विस्तार से वर्णन करता है या फिर उनकी तुलना करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, उदाहरण भारत की संसद बनाम ब्रिटेन की संसद। यह बताएगा दोनों जगहों में कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या अंतर है। और तीसरी बात है इसका ऐतिहासिक आधार। यह दृष्टिकोण मानता है कि संस्थाएं रातों रात पैदा नहीं होती, इनके पीछे लंबा इतिहास होता है। जैसे आज अगर भारत में लोकतंत्र है तो हमें उसके विकास के इतिहास को समझना होगा। तो कुल मिलाकर यह भाग हमें यह बताता है कि यह दृष्टिकोण पूरी तरह से फैक्ट्स और लीगल स्ट्रक्चर्स पर टिका हुआ है। अगली स्लाइड पर देखिए, संस्थागत दृष्टिकोण की कुछ और महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट है स्थायित्व और निरंतरता। इस विचार को मानने वाले कहते हैं कि नेता तो आते जाते रहेंगे, चुनाव हर 5 साल में होंगे, लेकिन संस्था जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या संसद हमेशा स्थायी रहती है।
यही संस्थाएं समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। इसी के साथ जुड़ा है अगला पॉइंट, नियमों की प्रधानता। यहाँ राजनीति को किसी इमोशन की तरह नहीं बल्कि नियमों का खेल के रूप में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ इस दृष्टिकोण में भी बदलाव आया, जिसे हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आधुनिक विस्तार या नव संस्थावाद। अब विचारक केवल कागजी कानूनों तक सीमित नहीं है। न्यू इंडस्ट्रियलिज्म यह भी देखता है कि ये संस्थाएं असल में हमारे सामाजिक और आर्थिक फैसले को कैसे प्रभावित करते हैं। अंत में निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि यह दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति का आधार स्तंभ है। बिना संस्थाओं को समझे हम राजनीति की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा प्रश्न 3 पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल, यानी ब्रिटिश संविधान और कानून के शासन की तरफ। दोस्तों, अगर आप भी इग्नू के एग्जाम में टू द पॉइंट लिखकर 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अब हम जो 2 सवाल डिस्कस करने वाले हैं वो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। और अगर आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही हो तो अभी स्मार्ट एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना सेशन जरूर लिखें, ताकि आपके लिए मैं और भी स्पेसिफिक कंटेंट ला सकूं। अब आते हैं अपने इस महत्वपूर्ण सवाल पर। प्रश्न 4 ये पूछता है, ब्रिटिश संविधान व्यवस्था में कानून के शासन के महत्व और उसकी सीमाओं पर चर्चा कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कानून का शासन ब्रिटिश संविधान का सबसे बड़ा आधार स्तंभ माना जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, A.B. डाइसी। डाइसी ने 1885 में अपना मशहूर किताब इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसे दुनिया के सामने रखा। स्लाइड पर दी गई मूल अवधारणा को समझिए। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में कानून के अनुसार शासन चलेगा, न कि किसी नेता या राजा की अपनी सनक या मर्जी के हिसाब से। यह सिद्धांत सरकार की स्वेच्छाधारी शक्तियों यानी मनमानी पर पूरी तरह से रोक लगाता है। ब्रिटेन ने भले ही लिखित संविधान न हो, लेकिन वहाँ कानून का शासन ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा गारंटी है। डाइसी ने जो है कानून के शासन को 3 पिलर्स या सिद्धांतों में बांटा है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है कानून की सर्वोच्चता। इसका मतलब है कानून से ऊपर कोई नहीं है। किसी भी इंसान को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसने देश के किसी स्थापित कानून को तोड़ा ना हो। दूसरा और सबसे चर्चित सिद्धांत है कानूनी समानता। स्लाइड पर देखिए, चाहे कोई देश का प्रधानमंत्री हो या कोई आम आदमी, कानून की नज़र में सब बराबर है। सबके लिए एक ही जैसा कानून है और सबको न्याय के लिए एक ही प्रकार के अदालत में जाना होता है। और तीसरा पॉइंट है संवैधानिक अधिकार। ब्रिटेन में लोगों के अधिकार किसी कागज पर लिखे होने की वजह से नहीं है, बल्कि वहाँ की अदालतों ने समय समय पर जो ऐतिहासिक फैसले दिए हैं उन्हीं से अधिकार पैदा हुए हैं। ये तीनों बात मिलकर ब्रिटेन को एक सच्चा लोकतांत्रिक देश बनाता है। अब बात करते हैं कानून के शासन के महत्व और सीमाओं की, यानी इस व्यवस्था का महत्व क्या है, इसकी कमजोरियां क्या हैं। महत्व वाले सेक्शन को देखिए। यह नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, सरकार को तानाशाह बनने से रोकता है, यह समाज में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में इस पर कुछ सीमाएं भी लगी है, जैसे कि प्रशासनिक कानून। आजकल सरकारी अधिकारियों को कुछ विशेष शक्तियां और प्रोटेक्शन मिलता है, जो डाइसी की समानता वाली बात के थोड़े खिलाफ है। दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन। आजकल सबसे बड़ी बात है संसदीय संप्रभुता। ब्रिटिश संसद इतनी ताकतवर है कि वह किसी भी पुराने कानून या अधिकार को बदल सकती है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कानून का शासन आज के दौर में नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आशा है कि आपको यह प्रश्न भी बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं इस भाग के आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, निर्भरता सिद्धांत यानी डिपेंडेंस थ्योरी के संदर्भ में ब्राजील की विकास रणनीतियों का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले यह समझते हैं यह सिद्धांत है क्या। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यह 1960 और 70 के दशक में लैटिन अमेरिका के विद्वानों द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत एक बहुत ही कड़वी बात कहता है कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ
है केंद्र यानी अमेरिका और यूरोप जैसे अमीर विकसित देश, और दूसरी तरफ है परिधि यानी ब्राजील जैसे गरीब विकासशील देश। इनका मुख्य तर्क यह है कि गरीब देश अपने किसी कमी की वजह से गरीब नहीं है, बल्कि इसलिए गरीब है क्योंकि अमीर देश अपनी व्यवस्था के जरिए उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं। यानी वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था ही ऐसी है कि गरीब देशों की गरीबी कभी खत्म ही ना हो। अब देखते हैं ब्राजील ने इस जाल से निकलने के लिए क्या किया। ब्राजील की रणनीतियों को समझना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो ब्राजील सालों तक सिर्फ कॉफी और रबर जैसी कच्ची चीजों का एक्सपोर्टर रहा और पूरी तरह विदेशी बाजारों पर निर्भर रहा। इसे बदलने के लिए ब्राजील ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वह था आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्क्रीन पर देखिए, इसका मतलब था कि बाहर से सामान मंगाना बंद करो और देश के अंदर ही अपनी फैक्ट्रियां लगाओ। इसका मकसद विदेशी निर्भरता को कम करना, अपने घरेलू उद्योगों को ताकत देना था। सरकार ने राजकीय पूंजीवाद का रास्ता चुना और भारी उद्योग जैसे स्टील और बिजली में खुद पैसा लगाया। नतीजा यह हुआ कि 1968 से 73 के बीच ब्राजील ने बहुत तरक्की की, जिसे ब्राजीलियन मिरेकल कहा जाता है। उस वक्त ब्राजील की जीडीपी रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ी, लेकिन क्या यह तरक्की अस्थायी थी? आइए देखते हैं। तो इस आखिरी स्लाइड पर हम देखेंगे कि ब्राजील की उन रणनीतियों का असर क्या हुआ। सबसे बड़ी चुनौती सामने आई, विदेशी पूंजी की निर्भरता। अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए ब्राजील को मशीनों और तकनीक के लिए भारी विदेशी कर्ज लेना पड़ा, जिससे वह दोबारा उन्हीं अमीर केंद्र देशों का कर्जदार बन गया। दूसरी समस्या थी आर्थिक असमानता। विकास तो हुआ पर इसका फायदा सिर्फ अमीर तबके को मिला और गरीब अमीर की खाई और भी बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि 1980 का दशक, जिसे द लॉस्ट डिकेड कहा जाता है, उसमें ब्राजील की अर्थव्यवस्था कर्ज और महंगाई के नीचे दब गई। निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि निर्भरता सिद्धांत हमें यह सिखाता है, संसाधन होने के बावजूद भी कोई देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता जब तक वह वैश्विक उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ हमारा बीपीएससी 105 का भाग 2 समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन तीनों सवालों प्रश्न 3, 4, 5 को एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आपको यह कोशिश पसंद आई तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं। आपके एक शेयर से किसी की भी बड़ी मदद हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने स्मार्ट एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं पार्ट 3 शॉर्ट नोट्स लेकर आ रहा हूं, जो आपके असाइनमेंट को पूरा कर देगा। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।